कि मोदी जी की जो मूछें हैं ना, जो उनकी अकड़ है, अहंकार है, उस अहंकार के उसमें वो खुद नहीं अपने आप को दिखाएंगे कि मैं झुक गया, मैं किसानों के सामने जो है मैंने हार मान ली। जो सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं या कृषि मंत्री कहते हैं इसमें काला क्या है, तो बहुत सिंपल है कि किसी के सामने अगर भैंस खड़ी करके ये पूछो आप कि भैंस में काला क्या है। मुझे भी नोटिस आया है क्राइम ब्रांच से, दिल्ली क्राइम ब्रांच से मुझे भी नोटिस आया, ठीक है, उनका काम है। ये सिर्फ डराने की टैक्टिस है। जो डर गया तो समझो मर गया। किस देशद्रोह की बात कर रही है सरकार? इसी सरकार ने उस लाल किले को डालमिया को दे रखा है, वो किराए पे दे रखा है उसको। अगर ये देश की संपत्ति है तो आपने कैसे उसको किराए पे दे दिया? अगर ये सरकार का षड्यंत्र ये कामयाब हो जाता तो सिख समाज के खिलाफ जो भी चाहते पूरी ताकत के साथ, चाहे आर्मी इस्तेमाल करनी पड़े, कुछ भी करने पड़े, खालिस्तान का नाम लेके उनके खिलाफ उनको टारगेट करके मारने का पूरा प्लान था। सारे तुम्हारी आंखों के सामने घूम रहे हैं, तुम्ही ने उनको सुरक्षा दे रखी है। अगर वो गुनहगार है तो कर लो ना। ये सब नौटंकी है कि भाई आप 80 करोड़ रुपए का आपको ऑफर है, जाके टिकैत साहब को तोड़ो इस आंदोलन से, और अगर और भी ज्यादा पैसे की जरूरत हो तो चिंता नहीं करना, आप इसको कर देना। तो मैंने यही कहा कि 80 में जो 80 करोड़ नहीं, इसको 80,000 करोड़ कर लो, तब भी टिकैत बिकने वाले नहीं है। और वो परिस्थितियां ये कहती हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक ही हो गए हैं। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। खेती कानूनों का मसला लगातार उलझदा जा रहा है, लगातार किसान दिल्ली दीयां बरूहां ते डटे हुए हैं, पर सरकार कह रही है कि कानून रद्द नहीं होंगे। तुसी इस मसले का हल की देखते हो? नहीं, हल तो बहुत सीधा है, और हल में ये तीनों कानून वापस होंगे। सरकार को ये वापस करने ही पड़ेंगे, करेगी सरकार। मेरा अपना आकलन है कि सरकार कोर्ट के माध्यम से इनको वापस कराएगी, क्योंकि मोदी जी की जो मूछें हैं ना, जो उनकी अकड़ है, अहंकार है, उस अहंकार के उसमें वो खुद नहीं अपने आप को दिखाएंगे कि मैं झुक गया, मैं किसानों के सामने जो है मैंने हार मान ली। तो ये कानून निश्चित रूप से खत्म होंगे, लेकिन कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ही खत्म करेगी, ताकि उनकी अकड़ बच जाए, उनका अहंकार बच जाए। लेकिन कब होंगे मैं ये नहीं कह सकता हूँ, पर इतना भी कह सकता हूँ इसी साल में जरूर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है 2022 में, पंजाब में चुनाव होने वाला है, और मणिपुर और यहाँ पे होने वाला है उत्तराखंड में। तो एक पल को अगर मैं ये मान लूँ कि पंजाब के चुनाव की शायद उसे परवाह ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव की बीजेपी को जरूर परवाह है, उत्तराखंड के चुनाव की बीजेपी को जरूर परवाह है। उन चुनावों से पहले पहले ये कानून वापस होंगे, जरूर होंगे। इससे कम पे कोई ना समझौता है, और ना ही इसमें किसी को शक भी होना चाहिए। बिल्कुल, तुहाडी गल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के राही हो सकता इस मसले का हल हो जाए, पर किसान सुप्रीम कोर्ट नूं मान नहीं रहे हो, कहते रहे कि असीं तां ना उन्हां दी कमेटी दे विच शामिल होना है, सानूं कोर्ट का सहारा नहीं चाहिए। नहीं, वो तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कोर्ट का मतलब ही कुछ नहीं है। जब सरकार इन कानूनों को लेकर आई है संसद के माध्यम से, तो संसद से रिपील करें। दूसरी बात यह है कि कोर्ट में हम गए ही नहीं हैं। पहले ही दिन से जो हमारे किसानों का स्टैंड रहा है, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो जो लोग कोर्ट गए हैं उनके माध्यम से कोर्ट में मुकदमा पड़ा है, कोर्ट डिसाइड करे जो भी करना है। जब हम पार्टी ही नहीं हैं, तो हम कोर्ट की किसी भी कमेटी में जो उसने बनाई है हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? कौन हमें दबाव में लाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हम कोर्ट की किसी भी कमेटी में बनाई हुई में नहीं जाएंगे, न ही हम कोर्ट से बात कर रहे हैं। कोर्ट अपना काम करे, हम सरकार से कह रहे हैं सरकार ये तीनों कानून जो सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं या कृषि मंत्री कहते हैं इसमें काला क्या है, तो बहुत सिंपल है कि किसी के सामने अगर भैंस खड़ी करके ये पूछो आप कि भैंस में काला क्या है, तो क्या बताएगा कोई व्यक्ति? ये तीनों कानून ही पूरी तरह से काले हैं। इसीलिए पहले दिन से किसानों ने कहा कि ये काले
कानून हैं इनको रद्द किया जाए, सरकार इनको वापस ले, और सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, सरकार वापस लेगी। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿसी है? कोई नहीं, पॉलिसी नहीं है। देखिए, वो अकड़ दिखानी है, अभी अपनी अकड़ दिखानी है, और अभी क्यों नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे भी राजनीति है। इस समय जो पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, जो असम में चुनाव होने वाले हैं, अगर पश्चिम बंगाल के चुनावों का नतीजा बीजेपी के अनुरूप रहा, उसके फेवर में रहा, निश्चित रूप से बीजेपी के तेवर कुछ और होंगे। और पश्चिम बंगाल के चुनावों का नतीजा अगर बीजेपी के अगेंस्ट में रहा, बीजेपी वहां हार गई, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है, चाहे ये कुछ भी दिखा रहे हो अपने गोदी मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो जमीनी वहां की हकीकत है वो कुछ अलग है। ममता जी वहां पे बहुत मजबूत हैं, उन्होंने लोगों के लिए, किसानों के लिए काम किया है, इसलिए वो किसी हालत में हारने की स्थिति में नहीं है। वहां का जो परिणाम आएगा इस कानून, इस पे खेतीबाड़ी वाले जो तीनों कानून हैं, उसके बाद में इसका असर आप देखना, तब तक अकड़ दिखाएंगे। लेकिन इसको आप ऐसे भी समझें कि उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, जो उत्तर प्रदेश में भी जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, उन्हें भी, और केंद्र के मंत्रियों ने भी बीजेपी के नेताओं को भेजा जा रहा है कि जाके जाट समाज के लोगों को समझाओ। ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? अगर जेपी नड्डा बुला के सारे लोगों को, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के लोगों को बुला के, उनके नेताओं को बुला के, और गृह मंत्री को और कृषि मंत्री को बुला के बैठक करते हैं, बात करते हैं, इसका मतलब है कि आंदोलन का असर पड़ रहा है, बहुत गहरा असर पड़ रहा है, और बीजेपी अंदर से पूरी तरह से हिली हुई है। क्योंकि उसके सामने इन पूरे 7 साल में ऐसा आंदोलन, इतना जबरदस्त तरीके से पूरे देश में फैला हुआ आंदोलन नहीं आया। सीए एनआरसी का आंदोलन था, वो भी पूरे देश में था, लेकिन इस आंदोलन की पकड़, इस आंदोलन की पहुंच, इस आंदोलन का विस्तार उससे कहीं बड़ा, कहीं गहरा, कहीं व्यापक है। ये आंदोलन ऐसे कभी उसके सामने नहीं आया, तो अंदर से वो पूरी तरह से हिले हुए हैं। ਅੱਛਾ, 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, एनआईए ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं, देखिए, ये तो एक आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को डराने की एक टैक्टिस है। ये मुकदमे, झूठे मुकदमे, सबको मालूम है झूठे मुकदमे हैं, कोई सच नहीं है इसमें जरा सा भी, तो मुकदमे बनाना, गिरफ्तार करना, नोटिस देना, मुझे भी नोटिस आया है क्राइम ब्रांच से, दिल्ली क्राइम ब्रांच से मुझे भी नोटिस आया, ठीक है, उनका काम है। ये सिर्फ डराने की टैक्टिस है। जो डर गया तो समझो मर गया, बस बहुत सीधा सा सिद्धांत है इसका। इसलिए इन नोटिसों से, इन कागजों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन नोटिसों से, इन मुकदमों से, जेल जाने से डर गए तो बीजेपी का काम तो आसान हो गया। बीजेपी तो ये तो बड़े आराम से कर सकती है। जब संघर्ष होता है और देश को बचाने का जब संघर्ष हो, उस संघर्ष में जान की भी बाजी लगाई जाती है, जान भी जा सकती है, चोटें भी लग सकती हैं, तो एफआईआर का क्या, एफआईआर की क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है। लोगों को अरेस्ट करना, जेल भेजना, नोटिस भेजना, कुछ नहीं है। ये इनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है इनसे, केवल डराने की टैक्टिस है। और जिस पल ये आंदोलन में किसानों की जीत होगी, उसके बाद में ये मुकदमे भी वापस होंगे, ये नोटिस पोटिस सब धरे रह जाएंगे। इनसे किसी को भी परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ਅੱਛਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕੜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। नहीं, देखिए, उसमें जो धारा ये मेनली लगा रखे हैं इन्होंने, जो है देशद्रोह की धारा लगा रखी है, 124 से लगा रखी है, 307 लगा रखी है, और ये जो सारी चीज़ें लगा रखी है, मुझे भी सेम वही है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। बात ये है, दीप सिद्धू आदमी किसका है? जो एविडेंस आ रही हैं, उस एविडेंस से तो यही सिद्ध हो रहा है कि दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है। प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, गृह मंत्री के साथ बैठ के बात कर रहा है, बीजेपी के 3 नेताओं के साथ में उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। हेमा जी हों, धर्मेंद्र जी हों और सनी देओल जी हों, उनके इलेक्शन में काम किया है। तो अगर कोई भी बात है तो बीजेपी का ही आदमी है। दूसरी बात यह है, जिस लाल किले पर यह घटना घटी है, उसकी सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। वो लाल किला 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक तरह से पूरी तरह सील हो जाता है 3 दिन पहले। वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
ये पिछले, जब से मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं ये वहां पर, क्योंकि सुरक्षा का मसला होता है। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किले तक जो पूरा इलाका है, वो इलाका पूरी तरह से सील हो जाता है, सेना के हवाले हो जाता है, कोई भी वहां आ जा नहीं सकता। यहां तक कि लाल किले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं, जो देखभाल करते हैं, वो भी बिना सिक्योरिटी चेक के जा नहीं सकते, अपना आई कार्ड दिखाने के बावजूद भी। इतने सिक्योर इलाके में ये लोग पहुंचे कैसे? दूसरी बात, जब किसान पहुंचे हैं, उससे पहले तो ये सारे के सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। वो छावनी की तरफ बन जाता है वो लाल किला जो है, वो लाल किले में कैसे ये लोग पहुंच गए? वो कहने के लिए किला नहीं, वाकई में किला है, फौज के हवाले होता है, कैसे लोग ऊपर पहुंच गए हैं? वो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और साफ है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसमें गृह मंत्रालय सीधा सीधा फंसता है, और गृह मंत्रालय का मतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह सीधे सीधे फंसते हैं। तो अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन हो, सच अगर सामने लाना चाहें, और आएगा नहीं सच कभी भी सामने, पर सच अगर सामने लाना चाहें तो सबसे पहले गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जो ये सारी की सारी धाराएं बताई जा रही हैं, इन सब में जो औरों पर लगाई जा रही हैं, पर ऐसा होगा नहीं। अब दूसरी बात यह है कि जो भी लोग वहां गए, उन्होंने झंडे, जो देश का अपमान की बात कर रहे हैं कि देश के खिलाफ देशद्रोह किया है, किस देशद्रोह की बात कर रही है सरकार? इसी सरकार ने उस लाल किले को डालमिया को दे रखा है, वो किराए पे दे रखा है उसको। अगर ये देश की संपत्ति है तो आपने कैसे उसको किराए पे दे दिया? किसी प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट संस्था को कैसे दे दिया आपने? आपको कोई हक नहीं है। और अगर प्राइवेट हाथों में चला गया तो देश की संपत्ति कहां से रह गई? वो अपने हिसाब से, प्राइवेट जो संस्था है, अपने हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से कैसे मोटा पैसा कमा सकती है, वो सारी व्यवस्था वहां पे कर रही है। तो देश की संपत्ति तो रही नहीं, आपने बेच दी। तो गुनहगार सबसे पहले आप हैं, नंबर एक। नंबर दो, 1972 में कानून बना है, उसमें जो नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका अपमान कैसे होता है, इसके विषय में बाकायदे डिटेल में दिया है। जैसे आप झंडे को उतार कर नीचे फेंक दें, जला दें, उसके ऊपर पैर रखें, या उसके ऊपर कोई और झंडा लगा दें और उसका अपमान इस तरह से, ये कुछ चीजें हैं जो बताई गई हैं। अब आप उस दिन की सिचुएशन देखिए, बाकायदा जो गोदी मीडिया ने दिखाया, आप देखें ना कि घटना होने से पहले गोदी मीडिया वहां पर उपस्थित है, जबकि हो नहीं सकता वहां, क्योंकि जब सरकार ने यह कह दिया कि जो ये परेड है, गणतंत्र दिवस की परेड, ये केवल इंडिया गेट तक ही सीमित रहेगी, तो लोग वहां पर कैसे पहुंच गए? ये गोदी मीडिया वहां पर कैसे उपस्थित है लाल किले पर? वहां तो होने की जरूरत नहीं थी, उसे तो वहीं पे होना चाहिए था, परेड पे। दूसरा, आप पहुंच गए तो इसका मतलब यह है कि षड्यंत्र पहले से ही है, वो उसको अमली जामा पहनाना है। दूसरी बात यह है कि जो आप इन सारी चीजों को कह रहे हो और कर रहे हो, ये जो उसके अपमान की बात है, जो वहां पे झंडे का अपमान की बात है, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने झंडे को छुआ नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज को किसी ने नहीं छुआ। सारी मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उसमें देख लीजिए, किसी ने झंडे को उतारा नहीं है, किसी ने झंडे को तोड़ा नहीं है, किसी ने झंडे को नीचे नहीं गिराया, और कोई भी जो झंडे बाकी दो लगे हैं किसानों के और निशान साहब, वो भी झंडे से ऊपर नहीं है। तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कैसे हो गया? राष्ट्र का अपमान कैसे हो गया? मतलब षड्यंत्र भी आप ही कर रहे हो, और उस षड्यंत्र को करके एफआईआर भी झूठी आप ही कर रहे हो, और लोगों को जो है, बेगुनाह लोगों को फंसा के आप देशद्रोह की और उसकी बात कर रहे हो। तो ये पूरा षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ बीजेपी ਦਾ ਬੰਦਾ? देखिए, जो सबूत सामने आ रहे हैं, वो सबूत जिनके आधार पर ये सारी चीजें हो रही हैं, वो सबूत इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि वो उन्हीं का बंदा है। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर के साथ 7 रेस कोर्स में फोटो खिंचवाना आम आदमी के बस की नहीं है। मैं समझता हूं आप भी नहीं खिंचवा पाएंगे। ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, नहीं, मैं ये नहीं जानता कि उनका पास्ट है या वो है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा सवाल इससे है कि इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार ने कुछ लोगों को मोहरा बनाया है, वो पास्ट में क्या थे, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होंगे, मैं इससे पर नहीं जा रहा। मेरा सिंपल सा मानना यह है कि ये अगर कोई भी लोग हैं, इनको अगर इस्तेमाल किया है तो सरकार ने इस्तेमाल किया है, और वो अगर इस्तेमाल हुए हैं सरकार के हाथों, तो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनसे भी बड़ी गुनहगार तो सरकार है, जिसने ये पूरा का पूरा षड्यंत्र केवल और केवल सिख समाज को बदनाम करने के लिए, उन पे खालिस्तान का ठप्पा लगाने के लिए, और अगर ये सरकार का षड्यंत्र ये कामयाब हो जाता तो सिख समाज के खिलाफ
जो भी चाहते पूरी ताकत के साथ, चाहे आर्मी इस्तेमाल करनी पड़े, कुछ भी करने पड़े, खालिस्तान का नाम लेके उनके खिलाफ उनको टारगेट करके मारने का पूरा प्लान था और उनके हटते ही ये आंदोलन खत्म हो जाना था। तो पहले से ही सरकार कह के चले थे खालिस्तानियों का आंदोलन है। सो असली चीज ये है कि इसके लिए गुनहगार कौन है। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਤੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात है। केवल उनकी नहीं, जिन भी लोगों को सरकार ने टारगेट बताया, देखिए राजेवाल साहब, आप जानते हो कितने जेंटलमैन, कितना सभ्य व्यक्ति हैं, कितने सुलझे हुए संभल के बोलते हैं सारी चीजें, कितने कानूनी रूप से बोलते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर डॉक्टर दर्शन सिंह साहब के खिलाफ, जो दर्शनपाल सिंह के खिलाफ है, और मैं समझता हूँ शायद दल्लेवाल साहब के और उनके योगेंद्र यादव जी के खिलाफ है। इतने लोगों के मेरे खिलाफ मुझे भी बुलाया गया है और टिकैत साहब के खिलाफ है। सब लोगों को गिरफ्तार कर लो, सब वहीं तो बैठे हैं। अगर कोई रोक रहा है क्या भाई? अगर तुम में इतना दम है और तुम कह रहे हो अपराधी हैं, सारे तुम्हारी आंखों के सामने घूम रहे हैं, तुम ही ने उनको सुरक्षा दे रखी है। अगर वो गुनहगार है तो कर लो ना। ये सब नौटंकी है, ये केवल एक टैक्टिस है लोगों को दबाने के लिए। कल मैंने एक बड़ी मजेदार वहां बात सुनी, गाजीपुर बॉर्डर पे मैं था, तो वहां पे एक संत युवराज को जानते हैं, जो जिनकी वीडियो कई बार अगर आप देखते हो, संत युवराज ने आके वहां पे ये कहा कि सरकार ने मुझे भेजा है। मैं नहीं जानता सच कितना है, झूठ कितना है, लेकिन ऐसा संत युवराज का कहना है। और मुझे एक मीडिया वाले साथी ने यही बातें बताई कि संत युवराज ये कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी ने कहा है कि भाई आप 80 करोड़ रुपए का आपको ऑफर है, जाके टिकैत साहब को तोड़ो इस आंदोलन से, और अगर और भी ज्यादा पैसे की जरूरत हो तो चिंता नहीं करना, आप इसको कर देना। तो मैंने यही कहा कि 80 में जो 80 करोड़ नहीं, इसको 80,000 करोड़ कर लो, तब भी टिकैत बिकने वाले नहीं है। और अगर कुछ होता भी है तो आंदोलन को भी आप समझ नहीं पाए। जितने चेहरे सामने हैं उससे कई गुना चेहरे उसके पीछे हैं। एक जाएगा तो 10 आदमी आएंगे, उसको लीड करने वाले, उसको रोकने वाले। अब ये सरकार की समझ से बाहर हो गया आंदोलन, सरकार की पकड़ से बाहर हो गया। ये आंदोलन अब खत्म नहीं होता। ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा, मैं आपके सामने कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, बीजेपी को उखाड़ के ही ये आंदोलन खत्म हो जाए तो हो जाए, उससे पहले नहीं होने वाला। या सरकार उससे पहले कानून वापस ले ले तो ही खत्म होगा। जितना लंबा चलेगा बीजेपी के लिए उतना ही नुकसान है। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ है, पर सरकार टस तो मस नहीं। नहीं, देखिए ये अच्छा, मैं इसे अच्छा मानता हूं, क्योंकि देखिए बहुत सी चीजें हम जब बहुत पहले देख रहे हैं कि आगे तक कितना असर पड़ने वाला है, और बता भी रहे हैं लगातार, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच भी रही हैं बातें, उनको समझा रहे हैं हर चीज। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी घरों में बैठे हैं। जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजों से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस पब्लिक पर असर पड़ेगा। तो जो बात हम कह रहे हैं, जो हम आंदोलन कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, केवल किसान के लिए नहीं, किसान आंदोलन पूरे देश को बचाने के लिए कर रहा है। एहसानमंद होना चाहिए देश को, और एहसानमंद होना चाहिए पंजाब के सिख समाज के साथियों का, हरियाणा के साथियों का, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं देश को बचाने के लिए। तो जो लोग अभी घरों में बैठे हैं, जिन पे कोई इसका असर नहीं हो रहा, वो लोग भी अब बाहर निकल कर आएंगे, वो लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये जो आज भारत बंद एमएसएमई व्यापारियों ने कॉल दी है, ये लोग इस आंदोलन में बहुत पहले साथ आ चुके हैं। हम उनको बार बार बता रहे हैं, क्योंकि इस सरकार की नीतियों के हिसाब से 90% एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। 6.5 करोड़ एमएसएमई के जो है मतलब यूनिट्स हैं, और 6.5 करोड़ के आप समझिए कि अगर 4 परिवार भी, 4 लोग भी एक परिवार में लगाएं तो कितना बड़ा परिवार, कितनी बड़ी आबादी है। वो लोग भी अब क्योंकि तबाह हो चुके, मात्र 10% ही बचे हैं जो अब सर्वाइव कर पाएंगे, इस आंदोलन में लगातार आ रहे हैं। और आज की व्यापारियों की ये कॉल, ये उस बात का प्रतीक है कि उनको भी समझ में आ रहा है इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। मैं उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि अलग अलग नहीं, मिल के साथ में आंदोलन करो, सारे के सारे साथ आ जाओ। सरकार को उखाड़ के फेंकना, मैं इससे दूसरी कोई बात नहीं कहता, सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि जब तक सरकार उखाड़ के नहीं फेंकी जाएगी, इस देश की समस्याओं का अंत नहीं होगा। समाधान तो बहुत दूर की बात है, नहीं होने वाला है। इसलिए
सबको साथ आना चाहिए। यूथ जो बेरोजगार है उसको भी साथ आना चाहिए, एमएसएमई सेक्टर के जो लोग हैं उन्हें भी साथ आना चाहिए, जो लोग पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी साथ आना चाहिए, जो रिटायर्ड फौजी हैं अपने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे हैं और भी चीज़ों की बात कर रहे हैं उनको भी साथ आना चाहिए। सबको मिलकर इस सरकार के खिलाफ मोर्चे में शामिल होना चाहिए और इकट्ठे होकर आंदोलन करना चाहिए। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੂਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ भी सरकार के नाल मिली हुई है, तो हमें लगता है इस चीज़ की कोई है नहीं। आप बहुत सिंपल देखिए आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जो परिस्थितियां आप उससे समझने की कोशिश कीजिए और वो परिस्थितियां ये कहती हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक ही हो गए हैं, क्योंकि जब दोनों की भाषा एक, शब्द भी अलग अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है जो कानून है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं, वो देश के हित में है या नहीं, उसमें संविधान की सारी मर्यादाओं का पालन किया गया है या नहीं, ये देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये देखती तो बहुत सिंपल सा है कि ये कानून जो बनाए हैं सरकार ने, केंद्र सरकार को इन्हें बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर और मार्केटिंग दोनों संविधान की 246 जो आर्टिकल है उसके तहत जो 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची है उसमें स्टेट के सब्जेक्ट हैं, सेंटर के नहीं हैं, और ना ही ये कंकरेंट लिस्ट में हैं। लेकिन सेंटर ने कंकरेंट लिस्ट के 33 सीरियल नंबर पर जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको लेके और इन कानूनों को बना दिया जो बिल्कुल पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। तो कोर्ट को यही देखना था कि ये गैर संवैधानिक है या संवैधानिक है। दूसरा कोर्ट को सिंपल इतना देखना था, जिन कानूनों में कोर्ट को बाहर कर दिया गया हो कि कोर्ट इसमें नहीं हस्तक्षेप कर सकते, कोर्ट में कोई नहीं जा सकता है, वो कानून अपने आप में ही गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है, उसे सिर्फ इसी आधार पर कोर्ट को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने किया नहीं। कोर्ट ने क्या काम किया? एक कमेटी बनाई 4 लोगों की, चारों लोग सरकार की बात को समर्थन करने वाले, सरकार की बात का खुले रूप में प्रचार करने वाले लोग हैं। मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों पर खूब हल्ला सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं। खुली अर्थव्यवस्था के वो संरक्षक हैं, उसके जो हैं वो पहरेदार हैं, एक तरह से ये कहो, उसको चाहने वाले हैं, उसको इस देश में लागू करने के लिए काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं वो लोग। उनमें से कोई भी कानून का जानने वाला नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट कानून पर सलाह मान रही है तो कम से कम कोई कानून का व्यक्ति तो लो कि आप इस पर सलाह दीजिए। और कह क्या रही है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये कमेटी हमें सलाह देगी कि इसमें से कौन से प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। ये कहती सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये हमें सलाह देगी कि इस कानून को देख के क्या सही है क्या गलत है। ये तो समझ में भी आता था। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये सलाह देगी, पर्टिकुलर ये वर्ड है, ये सलाह देगी कि इसमें से क्या हटाया जा सकता है। इसका मतलब आप संशोधन करना चाहते हैं। ये तो सरकार भी कह रही है कि किसान बताएं तो जो कहेंगे इसमें से संशोधन कर देंगे। तो जो भाषा सरकार की है संशोधन की, वही भाषा सुप्रीम कोर्ट की है। तो क्या ऐसा नहीं लगता इन सारी चीजों को देख के कि दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही तरह से काम कर रहे हैं? दूसरी बात, आप स्टे दे रहे हो, ठीक है, आपने स्टे कर दिया, आपको पावर है, लेकिन स्टे देते समय आप रीजन तो बताओगे कि क्यों स्टे कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं बताया। और जो जजमेंट दिया 12 तारीख को, उस ऑर्डर जो दिया, उस ऑर्डर में लास्ट की 8-10 लाइन आप पढ़िए, बड़ी मजेदार है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि देखो अब तो जो है किसान नेताओं को खुश होना चाहिए कि उन्हें ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर मिला है उन्हें, और उन्हें अपने साथियों को समझाना चाहिए, चलो भाई अब क्या करोगे बैठ के, चलो अब क्या कर रहे हैं, अब तो स्टे भी हो गया और बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर मिल गया। क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी इस आंदोलन को उठाने के लिए सारे काम कर रही है? और सरकार भी किसी हालत में यही चाहती है कि किसी तरह से यह आंदोलन उठ जाए। जब एक बार उठ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कुछ नहीं है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। तो जो ये भाषा बोल रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये भाषा बोलनी चाहिए? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दिसंबर के महीने में कि यहां पर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को जाना चाहिए, ऐसी सर्दी में ठीक नहीं, इतनी कड़कती सर्दी में। अगर वाकई में आपको इतनी फिक्र है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए इस मामले की सुनवाई डे टू डे करे, रात दिन करे और इसको सुन के खत्म करे, जो सही है वो निर्णय करे, न्याय दे। आर्टिकल 142 का जो बाबरी मस्जिद वाले उसमें जो है इस्तेमाल किया, इसमें भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल आप करेंगे, कर रहे हैं, तो क्यों नहीं
आप इस मुकदमे को लगातार सुन के और इन कानूनों को खत्म करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, 2 महीने की आप डेट दे रहे हैं, तो सिंपल समझ में आ रहा है कि आपके आंसू, आपकी हमदर्दी झूठी है, आपके आंसू घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं और कुछ नहीं है। नहीं तो आप लगातार सुनवाई करते और न्याय करते और इन कानूनों को खत्म करते, केवल एक ही आधार पर कि अगर कोर्ट को बाहर रखा जा रहा है, इसमें अगर कुछ भी होता है, यानी एसडीएम, एडीएम, डीएम जो चाहे कर दे, सरकारी जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारी कुछ भी जो उन्होंने कर दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सिविल सूट नहीं होगा, कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा और वो कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। फिर किस बात के कानून है? क्या इतना काफी नहीं है? यही काफी है इन कानूनों को खत्म करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने नहीं किया। इसलिए इन सारे आधार पर मैं कहता हूं कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट और सरकार दोनों एक ही हैं। मुझे तो कहीं कोई अंतर नजर नहीं आता है। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है, संरक्षक है संविधान की, और जब संविधान को धता बता के उसे खत्म करके ये सारे कानून बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही है? सुप्रीम कोर्ट देख क्यों रही है? वो करे जो उसे करना है। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ खुद ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार अपनी आकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। किसानों ਦੇ ਵੱਲੋਂ लगातार कहा जा रहा है। कुछ गल करना चाहते हैं बानू प्रताप, एक बार फिर उन्होंने नाल गल कर लेने जी। एक बहुत छोटी सी बात मैं भूल गया। देखिए, न्याय का एक तकाजा है। अगर आप न्याय कर रहे हैं, कमेटी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, तो निष्पक्ष कमेटी होनी चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जिसमें ना इस पक्ष के मानने वाले ना इस पक्ष के मानने वाले, कानून को जानने वाले, बिल्कुल निष्पक्ष लोगों की कमेटी बनती और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट राय जो लीगली है, कॉन्स्टिट्यूशनली है, वो कोर्ट को देते। लेकिन यहां एक ही पक्ष के लोगों की कमेटी बनाई जाती है, तो आप कैसे कहेंगे कि न्याय मिलेगा? और ये भी सुप्रीम कोर्ट बना रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है। बिल्कुल ठीक गल है। निरपक्ष जी जांच वो होनी चाहिए है, निरपक्ष जी कमेटी बनाई जानी चाहिए है। इसे नूं लैके किसानां ने जिहड़ा सी इस कमेटी नूं स्वीकार नहीं किया, तो कोर्ट के वल्लों कानूनों के उपर जी स्टे लगा दी गई है। फिलहाल हुण जिहड़ा वो डेडलॉक किसानां ते सरकार दे विचकार हो गया। ये हुण मसले का हल किद्दां हुंदा है, क्योंकि एडवोकेट जिहड़े बानू प्रताप ने इन्हां दे वल्लों कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के राहीं इसका हल होवेगा। हुण देखण वाली गल है कि इस मसले का हल किवें अते कदों तक हुंदा है। कैमरामैन रविंदर कुमार दे नाल मनप्रीत सिंह कालों, टीवी पंजाब, ਜਲੰਧਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।